बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए या कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, पहली नसीहत या एडवाइस क्या है? सब्र करो, यानी पेशेंस चाहिए। दूसरा कहते हैं राब्ता कायम करो, यानी लोगों से मिलो, सोशल रहें, बातचीत करें, शेयरिंग करें, एडवाइस सीख करें, मशवरा दें, मशवरा लें। और तीसरी नसीहत की जाती है कि जंग के दौरों की आयात है जिसका मफ़हूम शेयर कर रहा हूँ। तीसरी नसीहत है हिकमत अमली बनाएं, जिसको आजकल हम किताबों में कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये तो अब लफ्ज़ किताबों में आया ना, कुरान मजीद में तो कब से कुरान मजीद है, उसमें ये मुसलमानों को तलकीन की गई है कि सब्र करो, यानी बी पेशेंट, की हो गया कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, कांटेक्ट करें, निगोशिएशन करें, लोगों से बातचीत करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बातचीत करने से बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं दुख शेयर करने से कम हो जाता है, खुशी शेयर करने से बढ़ जाती है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हिकमत अमली बनाएं, यानी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अब आपको क्या करना चाहिए। सोचिए सिचुएशन को, इसमें से कैसे बाहर निकलना है, ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसकी तरफ का रास्ता बनाएं। तो ये तीन बातें हमें तो ये समझ आ रही हुई हैं, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव ऑन these three things. We are having a lot of patience, alhamdulillah, for this blessing अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया। सोशल नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रैटेजी अपने सोच के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स ऑल। बाकी रिजल्ट्स जो है अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सर जिस तरह था कहने का कॉम्प्लीमेंट लाइक 2017, तो जिस तरह हिस्ट्री वगैरह में डेट्स वगैरह लिखते थे तो इंप्रेशन पड़ता था, तो अगर हम इसमें भी जो है एक्स वगैरह है और उसके डेट्स लिखे 2017 था, 19 समथिंग था, तो इंप्रेशन पड़ेगा किस पे? आंसर पे? नहीं, वैसे आंसर पे और वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हिस्ट्री है। देखिए आई कैप की नेचर को समझिए। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं ना, आई कैप की नेचर क्या है? वो नहीं चाहता कि आप रट्टा लगाएं, वो आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहता है। वो आपको ना कमिश्नर बनाना चाहेगा क्वेश्चंस में, या आपको कमिश्नर बना रहा होगा, या आपको कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बना रहा होगा, या आपको फर्म का ऑडिटर बना रहा होगा। ये तीन कैरेक्टर्स में रहते हुए उसने आपको पूरा कंपनी लॉ सिखाने की कोशिश करनी है। जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो रिप्रोडक्शन है कि यार इसको डिफाइन कर दो, इसके स्टेप्स बता दो, रेयरली। बाकी वो आपको एक मसला बताएगा, आप उस कंपनी के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद अपना नॉलेज से रिलेट करके यू हैव टू कंपोज द आंसर जस्ट लाइक अ कंसल्टेंट, जस्ट लाइक अ कमिश्नर, जस्ट लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी। वो आपके अंदर की कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है। वो तो चाहता ही नहीं है कि आपको 1902 की हिस्ट्री बताओ, तो रट्टा लगवाना चाहता ही नहीं है। सीए फाइनल में तो उसने इस सब्जेक्ट को ओपन बुक कर दिया, ये लो सामने रखो, किताब करो सॉल्व। देयर वाज अ टाइम, यानी मैं अपने ज़माने की और अपने से भी कदीम ज़माने की बात करता हूँ, उसमें देयर वाज अ रिप्रोडक्शन। केस सिनेरियोज बहुत कम होते थे, 2-3 सवाल आते थे हमें, छोटे छोटे केस स्टडीज टाइप। नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था बैक इन 2008, 9, 10। उससे पहले तो सारा ही रट्टा था। और इवन मैंने सीए फाइनल का जो कंपनी का पास किया हुआ है, दैट वाज टोटली रट्टा प्लस छोटे मोटे क्वेश्चंस। अब तो आगे ओपन बुक कर दिया उसने, कहता है ये लोग किताब खोलो सॉल्व करो। तो वो आपसे चाहता क्या है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बीइंग अ प्रोफेशनल, कि इस सब्जेक्ट को समझे। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ फील्ड इन द मार्केट जिसमें आप सब कर सकते हैं। लीगल पोजीशन आपको दी गई है कंपनी सेक्रेटरी की। कोई सी कंपनी सेक्रेटरी जिसने कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस करानी है कंपनी से, जो SECP ने कंपनीज एक्ट बना छोड़ा है, उस कंपनीज एक्ट के ऊपर कंपनीज ने अपने तमाम मामला को उसके मुताबिक चलाना है, उसकी कंप्लायंस करनी है, फाइलिंग करनी है, रेगुलेशन के तहत बिजनेस को ऑपरेट करना है। तो इन रेगुलेशंस को कंप्लाई कराने वाला पर्सन इज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। और कंपनी सेक्रेटरी कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACME मेंबर। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रखो, वो एक तनख्वाह में 2-3 काम कर देगा। तो वो आपको इस पोजीशन के लिए तैयार करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड फर्म में जाके देखें, अगर प्राइवेट कंपनीज, उनका कंपनी सेक्रेटरी तो नहीं होता, तो प्राइवेट फर्म्स क्या करते हैं, वो फिर किसी फर्म को या किसी वकील को रखती है। वकील रट्टेबाज होता है,
या उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है केसेस की, चांद से रेफरेंसेस, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो जरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको वो फर्म का पार्टनर बनाना चाहता है, मैनेजर पार्टनर बनाना चाहता है, उसकी ये स्ट्रैटेजी है या अप्रोच है, ये इस तरह से वो आपके एग्जाम में टेस्ट करता है। और तीसरा जो पहलू है वो आपको अपना थॉट प्रोसेस बताता है कि हमने लॉ क्यों बनाया। तो मैंने देखा SCCP में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमिश्नर बन के बैठे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ आप फ्यूचर में जा सकते हैं वो उसके मुताबिक आप एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो हिस्ट्री इज़ नॉट नीडेड। हम इसको कहते हैं अप्लाइड स्टडीज़ है, यानी बना हुआ है, हमें उसको अप्लाई करना है। हमने तो रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी नहीं है, हम हैं रेगुलेशंस को फॉलो कराने वाले लोग। हमें अक्सर कंपेयर कराया जाता है जी आप में और यूनिवर्सिटी के बच्चों में ये फ़र्क है। यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो तो रिसर्च बेस्ड है, लेकिन हमारी है कंप्लायंस बेस्ड। IFRS बने हुए हैं, हमने उसके मुताबिक स्टेटमेंट, ऑडिट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक ऑडिट करना है। टैक्स लॉज बने हुए हैं, उसके मुताबिक काम करो। कंपनी लॉ बने हुए उसके मुताबिक काम करो। हमारे पास तो इनोवेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारी तो इनोवेशन बहुत कम है। मैक्सिमम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में बच्चा बैठा हुआ था वो इनोवेशन करता है, या कोई बिजनेस डेवलपमेंट बैठा हुआ वो कोई नई स्ट्रैटेजी बना ले तो बना ले। अदरवाइज तो वी आर जस्ट द कंप्लायंट पीपल। हमें लॉज को कंप्लाई कराने वाला समझा जाता है, वी आर द एक्सपर्ट इन कंप्लायंस। तो हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हम हिस्ट्री सीकर, वी आर नो रिसर्चर। तो हमारा स्किल सेट क्या है, लॉज की अफेक्टिवली कंप्लायंस में, ताकि कंपनीज लॉस से बच सकें, पब्लिक का पैसा सेफ गार्ड हो सके इन लार्ज। दीज आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में कंपनी देखी, टाइप्स ऑफ कंपनीज देखी। हमने उसमें ये भी देखा कि सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं जी? 50। 20 तो पार्टनर्स है ना, 50 मेंबर्स मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी। और लिस्टेड कंपनी में देयर इज नो लिस्ट, नो लिमिट। आज हम देखने जा रहे थे नेम ऑफ द कंपनी। आप ज़रा ये देखिए, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। चाचे मामे ताए बैठते हैं, अम्मा अब्बा बैठते हैं, डिफरेंट नाम एक्सप्लोर करते हैं। मैंने अपनी बेटी का नाम रखा, मेरी वाइफ ने बेटे का नाम रखा, सबसे छोटे का फिर हमने मिल के रख लिया। देयर वाज अ थॉट प्रोसेस कि नाम ऐसा हो जिसका मतलब अच्छा हो। हम अपने बच्चों को जिस तरह से देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, हम वैसा ही उनके लिए नाम तजवीज़ करते हैं आमतौर पर। इसी तरह जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रमोटर बैठते हैं, शेयर होल्डर्स बैठते हैं, डायरेक्टर्स बैठते हैं कि हमने ये बिज़नेस शुरू करना है, तो उसके बारे में एक नाम सोचते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैठ के नाम सोचा, लेट सपोज मैं नाम रखना चाहता हूँ ओरिएंट। मैंने ओरिएंट के नाम से रेस्टोरेंट खोलना है, या ओरिएंट के नाम से मैंने फर्नीचर शॉप खोलनी है। ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या नाम रखता हूँ। जब मैं ओरिएंट के नाम से ओरिएंट फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड रख लेता हूँ नाम, तो इस नाम को जब पब्लिक देखेगी तो उसको क्या फील होगा कि ये नाम किसका है। वो तो ओरिएंट कंपनी से इसको रिजेंबल करेंगे, शायद उसी ग्रुप का ही एक यूनिट है, तो लिहाजा इसकी बैक एंड पे स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, इसकी एक क्वालिटी है जो कि कस्टमर ने एक्सपीरियंस की है, उस एक्सपीरियंस के मुताबिक वो इस एंटिटी को वैल्यू करेगा, जो कि गलत है। हमारा तो ओरिएंट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो जब इंसान के बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसमें रिजेंबलेंस को नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जाता है। बच्चे की जो करेक्टरिस्टिक्स आपके जहन में होती हैं वो देखा जाता है। व्हाट इज़ विच नेम इज़ इन ट्रेंड। ख़ानदान में जो आपको बुरे लोग लगते हैं उनका नाम नहीं रखते, जो अच्छे लगते हैं उनका नाम रख लेते हैं। ऐसा नाम जो ख़ानदान में किसी का हो ही ना, जैसे कहा ना ख़ानदान में किसी का हो ही ना, यूनिक नेम। इसी तरह जब कंपनी का नाम रखना होता है ना, तो कंपनी को चूँकि SCCP रेगुलेट करता है, तो उसने इस नेम के मुताबिक चंद रेगुलेशंस रखी हुई हैं कि आप नाम कौन से रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। कीपिंग कंसिडरिंग मैनी फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर मैंने बताया कि किसी का रिजेंबल नेम नहीं होना चाहिए। फिर अगर मैं रखता हूँ PMLN प्राइवेट लिमिटेड, तो लगेगा जी ये मुस्लिम लीग नून की कंपनी है। अगर मैं नाम लूँ PTI प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब लगेगा ये PTI की कंपनी है। तो ऐसे नाम जिससे आपका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है,
SCCP उसको मना करता है। देयर आर मैनी प्रोविजन, हम वो आज सीखने जा रहे हैं कि जब आप लेकिन चलेगा तो PTI ना, नाम तो नाम है ना। अब आप एब्रीविएशन तो बाद में जो मर्जी रख सकते हैं। अब आप क्या नाम रखेंगे अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्राइवेट लिमिटेड या PTI प्राइवेट, हाँ इस तरह कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं ना यूज़ करें। PTIL होगा ना, PTIL होगा या PTI PVT लिमिटेड होगा, लेकिन रिजेंबल तो हो जाएगा ना। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाने लगी हैं कि जब कभी इंशाल्लाह हम ज़िंदगी में कंपनी बनाएंगे तो नाम रखते हुए कौन सी लीगल प्रोविजन है जिसका आपने ख्याल रखना। यानी अपनी विश को सामने रख के आप नाम नहीं बना सकते। जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, आपको रेगुलेशंस को सामने रख के नाम बनाना है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम, कहता है ये नाम मैंने मना किया, इसके अलावा जो मर्जी रख लो। पहला नाम क्या मना किया थी? कहता है कंपनी कोई ऐसा नाम नहीं रखेगी, कौन सा, विच इज आइडेंटिकल यानी मिलता है, और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ आ कंपनी। यानी ऑलरेडी जो कंपनी है आप उसका नाम नहीं रख सकते। क्यों भाई? क्या थॉट प्रोसेस होगा? ताकि ये फीलिंग ना आए कि आप उसी ग्रुप की कंपनी हो। जैसे मास्टर टाइल्स, मास्टर मोल्टीफॉर्म, अभी और इसके बाद मास्टर पेंट्स, ये तीनों अलग ग्रुप हैं, लेकिन चूंकि मास्टर का नाम चल रहा है तो इसको इस तरह से मार्केट में आता है शायद एक ही ग्रुप चल रहा है। मास्टर पेंट्स और उन्हीं का डेयरी फार्म है, मास्टर टाइल्स उनकी ये सारी वैनिटीज है, टाइल्स है, और उसके बाद तीसरा क्या, मास्टर फॉर्म, उनका सिर्फ फॉर्म का बिजनेस और कोई बिजनेस है ही नहीं। दरवाजा बंद कर दीजिए। वालेकुम। बी इनअप्रोप्रिएट। अब इनअप्रोप्रिएट की डेफिनेशन नहीं है। इनअप्रोप्रिएट से क्या मुराद है? ये अब सब्जेक्टिव है, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव है। अनडिजायरेबल यानी ऐसा नाम जो कोई भी डिजायर नहीं करता, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए अनडिजायर, ये नाम नहीं होना चाहिए। लाइक हिंदू प्राइवेट लिमिटेड, बाइकॉट हिंदू प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह का नाम किसी के लिए अनडिजायरफुल होता है, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। डिसेप्टिव, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला नाम नहीं होना चाहिए, तो जिससे कोई डिसीव हो जाए, किसी के जो जज्बात है वो मजरूह हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। फिर डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी, यानी किसी भी दीन को, उसके मानने वालों को, उसके पैराकार लोगों को जिस नाम से तकलीफ पहुंचे वो नाम नहीं होना चाहिए। जैसे 9/11 प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप ये नाम रखते हो तो हमेशा जो अमेरिकन सिटीजन है दे विल फील पेन कि इन्होंने हमारा नाम रखा हुआ है, आप उस नाम को जब आप प्रमोट करेंगे तो हम ये कंपनी हो, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो होगी, क्योंकि हमें छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए ऐसा नाम रखा हुआ है, तो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। नेम विच कंटेन सच वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। अब ये कमीशन को, कमीशन से मुराद है SCCP। SCCP की मर्जी है, वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करते हैं कि ये नाम आप नहीं रख सकते, तो आप नहीं रख सकते। उसमें आपके नाम के अंदर ये वर्ड नहीं होना चाहिए, तो आप नहीं रख सकते वो नाम। अभी SCCP की साइट पर जाकर भी देखते हैं कि नाम रखते हुए किन बातों का ख्याल करना चाहिए। उसके बाद एनी अदर ग्राउंड्स एज मे बी स्पेसिफाइड। अब आपको बेटा ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर वो आपको कभी पूछ ले कि नाम रखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कंपनी बन रही है, इसी तरह सवाल पूछता है, इंजीनियर जब वो कंपनी बनाने जा रहे हैं तो बताइए उन्होंने नाम रखते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये आपको A से G तक सब लिखना। ये जो नीचे की जो पॉइंट लिखा हुआ ना, एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड, ये भी बताना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा जी बेटा। सर डी इज मतलब नहीं है डिसेप्टिव कि जब हम आइडेंटिकल रखेंगे रिजेंबलिंग रखेंगे तो वो भी डिसेप्टिव होगा। नहीं, डिसेप्टिव तो और चीज़ होता है ना। डिसेप्टिव का मतलब है किसी को तकलीफ पहुंचाना, रिजेंबल तो मतलब सेम होता है। गूगल इज माई बेस्ट फ्रेंड, keep changes, deceptive, giving an appearance or impression different from the true one, misleading।
हाँ जी, तो रिजेंबल का मतलब तो सिमिलर होता है ना। हाँ तो सिमिलर होता है। हाँ, और ये धोखे में रखना यानी गलत बयानी करना, गलत बयानी करना। 100% प्योर मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, तो ये डिसेप्टिव हो जाएगा ना, लोग देख के लगेगा उनको कि प्योर मिल्क का काम करते हैं, हो सकता है अंदर पाउडर मिल्क बेच रहे हो जो कि प्योर नहीं होता। ओके जी, तो ये वो प्रोविजंस हैं जो आपने गाइडेंस देनी है कि आप ऐसा नाम नहीं रख सकते। अब कहता है कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें आपने SCCP से प्रोविजन लेनी परमिशन लेनी है। नेम्स रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ SCCP, डिसीजन ऑफ कमीशन शैल बी फाइनल। इसके ऊपर, इस नाम के ऊपर जो कमीशन है कह रहे हो फाइनल है। आप कमीशन के फैसले को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, कमीशन मतलब SCCP के फैसले को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन shall be required if the proposed name contain any words suggesting, number 1, कहते हैं the patronage of head of state। इस वक्त हेड ऑफ स्टेट है काकड़ साहब, काकड़ प्राइवेट लिमिटेड, इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आर्मी चीफ कौन है? आसिम, जनरल आसिम मुनीर प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी ओबामा प्राइवेट लिमिटेड, या आप और कौन कौन है, मुझे तो नाम है मोदी नाम है, हाँ मोदी लिमिटेड। किसी भी हेड ऑफ स्टेट का नाम अगर आप रखना चाहते हैं, एनी पास्ट जो गुजर चुके हैं और प्रेजेंट, पाकिस्तानी या फॉरेन, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट का नाम, उसके नाम से अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको पहले SCCP से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा गया? ताकि ये ना लगे कि ये उसी प्राइम मिनिस्टर ने कंपनी बनाई है, उसकी चूँकि फैन फॉलोइंग है, गुडविल है, तो लोग उसकी गुडविल फैन फॉलोइंग में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो SCCP पहले सेटिस्फाई होगा क्या इसका उस प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक है, क्या उसको रॉयल्टी पे की है, क्या उसका नाम यूज़ किया, या उसके ग्रुप के की एफिलिएशन में ये कंपनी बनाई जा रही है। SCCP विल सेटिस्फाई व्हेन वंस विल satisfy, then they will give you the approval। आपको हाँ जी, आपका नाम भी ओबामा है, हेड ऑफ स्टेट का नाम भी ओबामा है, तो आप तो जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो हेड ऑफ स्टेट का है या था, ये पुराना फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है, नाम तो वही है ना। अब चाहे आपका है लेकिन वो नाम उसका भी तो था ना। अब आप नहीं यूज़ कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ SCCP। हाँ, अब आप उसको रिटर्न एक्सप्लेनेशन देंगे मेरा ये नाम है, मोहम्मद ओबामा रखना चाहता हूँ मैं। तो बात में आएगा ना, देखिए बेटा उसने क्या कहा, जब आप कंपनी बना रहे हो उस टाइम पर खड़े होकर देखिए पास्ट, उस टाइम पे देखें प्रेजेंट, उस टाइम पे देखें फॉरेन, पाकिस्तानी या फॉरेन। जब आपने नाम रख लिया उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब तो आप नाम नहीं चेंज करेंगे ना। इसके बाद कहता है एनी कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। अब ये सारी बात कर दी, किसी भी तरह से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी महकमे या उस किसी अथॉरिटी का नाम अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने कंपनी के नाम में, तो पहले SCCP से कमीशन, SCCP से आप परमिशन लें। यानी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, क्या है? फेडरल प्राइवेट लिमिटेड, आपने फेडरल का वर्ड यूज कर लिया। प्रोविंशनल, पंजाब प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड, या वासा प्राइवेट लिमिटेड, SCCP प्राइवेट लिमिटेड, लेस्को प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी भी अथॉरिटी के LD एज एन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट है, FBI डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है। अगर इनसे कोई कनेक्शन बन रहा है आपके नाम के अंदर, यानी फेडरल गवर्नमेंट एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अगर किसी तरह से कनेक्शन भी बन रहा है तो आपको पहले प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत है SCCP से।
अभी मैं आपको इसका प्रोसेस ही बताता हूँ, नाम कैसे रखते हैं। उसके बाद कहता है जी पैट्रोनेज और कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब आपने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम से एफिलिएशन शो कर दी है। ऐसी एफिलिएशन शो करनी है तो आपको पहले SCCP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टैब्लिशिंग अ मुदारबा, अच्छा ये हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है मुदारबा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंपनी। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आपके कोर्स में नहीं है। स्टैब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और फ्लोट अ मुदारबा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको नहीं दे सकता। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस, कौन से बिजनेस है जिनको लाइसेंस की ज़रूरत है? अगर आप ऑयल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपने ये जो बम ब्लास्टिंग का मटेरियल बनाना होता है उसके लिए अगर आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी है तो यू नीड अ लाइसेंस। फूड कंपनी बनानी है तो आपको फूड कंपनी के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको कमीशन से लाइसेंस रिक्वायर्ड है किसी भी कंपनी का तो उसका पहले नाम रखते हुए कमीशन से अप्रूवल ले लें। तो ये इन्होंने A से E तक बताया जी। अगर ऐसा कोई नाम है तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब आते हैं हम SCCP की वेबसाइट पर। ये तो SCCP ने बता दिया कि अब यहाँ पे आगे सर्च कर सकते हैं। बताएं कि क्या नाम रखना चाहेंगे अगर आप कभी ज़िंदगी में कंपनी बनाए तो? ऑफिशियल। आप सर्च करते हैं कि ऑफिशियल के नाम से क्या कभी कोई कंपनी बनी है? अटॉर्नी ऑफिशियल सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखिए बेटा, साथ ही में पता भी चल जाएगा ऑफिशियल पहले कंपनी के नाम में यूज हुआ है और SMC सिंगल मेंबर कंपनी। उसके बाद है जी गनाटा ऑफिशियल LLP लिमिटेड लायबिलिटी P LLP, ये वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी बुरकानी ऑफिशियल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी तो अपने नाम के साथ उसने प्राइवेट लिखना है, सिंगल मेंबर कंपनी। अब आप ये देखें, आप ऑफिशियल का नाम रखना चाहते हैं, ऑफिशियल ब्रांड कंपनी सिंगल मेंबर आप पहले बनी है, ऑफिशियल बिजनेस सिंगल मेंबर कंपनी बनी हुई है। तो ये तो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो आप ऑफिशियल का नाम तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने ऑफिशियल के साथ कुछ लगाएंगे एक्स्ट्रा वर्ड तो फिर वो वर्ड आपने चूज़ कर लिया पहले, उस नाम से कंपनी नहीं है। लेट्स सपोज मैं एग्जैक्ट नेम देखना चाहता हूँ जो आपके माइंड में आ रहा है, बताइए ऑफिशियल के बाद क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं एग्जैक्ट देखना चाह रहा हूँ क्या इस नाम से कोई कंपनी है पहले से? कंपनी का कोई नाम नहीं है। यू मे कॉन्टैक्ट द कंसर्न CRO फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये नाम अवेलेबल है। अब आप इस नाम को रिजर्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो SCCP को। और जब अप्लाई करेंगे तो कोई कमिश्नर मैन्युअली आपके नाम को देखेगा क्या मुझे अप्रूव करना चाहिए या नहीं। अगर वो आपके नाम को अप्रूव करना चाहता है या करेगा तो आपका नाम रिजर्व हो जाएगा कि अब आप इतने दिनों के लिए आपका नाम रिजर्व कर दिया गया है, आप उतने दिनों में अपनी कंपनी बना लें उस नाम से। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द नेम, क्या वो अवेलेबल भी है या नहीं। और रियल लाइफ में बताता हूँ, जब आप किसी नाम को सर्च करते हैं, कंपनी बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, किन किन फर्दर बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपने अपना नाम तो सर्च कर लिया कि SCCP में रजिस्टर हो सकता है, नंबर 1। फिर आपने देखना होता है कि इस नाम से वेबसाइट अवेलेबल है। इट इज़ दी मैंडेटरी नीड ऑफ द टाइम, वेबसाइट चाहिए आपको। तीसरा देखना होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। फिर UN नंबर देखें आपके नाम का अवेलेबल है। फिर जाके आप अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ यार, अगर सारी जगहों पे अवेलेबल है, मेरे नाम की कोई और एंटिटी नहीं है, आई एम द यूनिक वन, तो जब मैं अपनी SEO लगाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, तो मैं दूसरों से मुनफरिद और मुख्तलिफ रहूँगा। देन आई यूज टू कंसीडर कि हाँ मुझे ये नाम रख लेना चाहिए। लाइक जब हम एड स्किल्स लिखते हैं तो एक एड स्किल्स किसी दूसरी कंट्री में भी है, लेकिन लेट्स सी मैं यहाँ पे अगर एड स्किल्स लिखता हूँ, मैंने सिर्फ एड स्किल्स लिखा तो यहाँ पे आपको सारा डाटा हमारा नज़र आएगा कि हमारा बिजनेस वेबसाइट आ गई,
हमारा LMS आ गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये हमारा दूसरा कैंपस आ गया। ये है, आप देखें इस जगह पर जाके adskills.co.uk, ed.pk के नाम से कोई नहीं है। सॉरी जी, गुजरा वाला। ओके तो हमें समझ आ गई बेटा जी। पहला स्टेप क्या है, हमने अपना नाम रिजर्व करना होता है। जब हम नाम सोच रहे हैं ना, तो उस नाम को सोचते हुए दो बातों का ख्याल रखना है। ये नाम कहीं प्रोहिबिटेड तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी एक्सप्रेशन तो नहीं जा रहा जो प्रोहिबिटेड हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नाम तो नहीं है जिसमें हमें SCCP से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ये दो गाइडेंस हमें नाम रखते हुए अपने सामने रखनी है, ये अपने क्लाइंट को बतानी है। और पेपर में कई दफ़ा उसने पूछा है, वो पूछता है कि कौन सा नाम नहीं रखना चाहिए, गाइड करें इनको, ये नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, और कौन सा नाम रखने के लिए कमीशन की परमिशन चाहिए, इनको गाइड करेंगे। इस तरह का नाम रखते हुए आपको कमीशन की परमिशन रिक्वायर्ड हो सकती है। जी बेटा जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, UAN नंबर, ये जो आपका सेंट्रल नंबर होता है एक्सचेंज का नंबर, जैसे हमारा है, हमने जैज़ का लिया हुआ 0304 Tetra 1700। तो इस तरह लोग अपने नाम से भी UN नंबर लेते हैं कि हमारा नाम ही हमारा UN नंबर हो, यानी मोबाइल पे जो डिजिट्स हैं वो हमारे नाम के ही डिजिट्स हों, EDSKILL, और वो नंबर्स आपका UN नंबर बन जाता है, टू मेक इट कन्वीनियंट। तो ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं ना, इस नाम से पहले कोई बिजनेसेस ऑपरेट तो नहीं कर रहे, वी शुड बी डिफरेंट। जी बेटा जी जी, क्यों नहीं, बताइए, हो सकता है ये आपकी आखिरी ख्वाहिश हो। सॉरी, स्पेलिंग बताइए। TAMA, वो कोई बात नहीं बेटा, TAMA ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ग्रुप ऑफ कंपनीज तो वैसे नाम नहीं होता, ये अवेलेबल है जी, पहले किसी का नाम नहीं है। अब मैं लिखता हूँ इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग में भी कहीं नहीं है। अब पहले दो डिजिट देख लेते हैं। टामा ग्रुप किसी ने रखा हुआ, फटाफट रिजर्व कर लो। टामा के नाम से इत्तेमाद है, टामा के नाम से कोई नहीं है जी। फटाफट इसको रिजर्व कर लो, कंपनी बना के। टामा मार्ट है, टामा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। टमाची है, टमाना है, TAMANNA, टमाना। जो आपका नाम है टामा अलहदा ही है, तो यू कैन हैव इट, कंग्रेचुलेशन। होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो फिर नहीं इम्पैक्ट आता, क्योंकि आप अपनी कंट्री में अपनी अथॉरिटीज़ का रजिस्टर कर रहे हो ना, तो ग्लोबल ट्रेडमार्क नहीं होता। ट्रेडमार्क लेना हो अपनी कंट्री के हद तक ट्रेडमार्क ले सकते हो, दूसरी कंट्रीज़ में आपको ट्रेडमार्क नहीं होता। जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको देखना होता है पहले ये नाम रजिस्टर्ड तो नहीं है। दुनिया में ये कारोबार है, लोग ऐसे नाम जो आमतौर पे कंपनी बनाते हुए, बिजनेस बनाते हुए सोचे जा सकते हैं, उस नाम से डोमेन्स लेकर रजिस्टर करके रख लेते हैं। 1500-2000 रुपये लगते हैं, डोमेन ले लिया आपने, यानी वेबसाइट आपने रख ली और उसको फॉर सेल लगा दिया। अब वो शख्स जब जैसे easy.com, किसी ने इजी नाम रखना है, अब easy.com किसी ने ख़रीद ली है डोमेन, अब आपको नाम आपने सोच लिया, अब आप कहते हैं मैंने यही नाम रखना है और मुझे इसकी वेबसाइट भी चाहिए और वो अवेलेबल फॉर सेल है। अगर पहले किसी ने ना रखी होती तो आपको 1500-2000 रुपये में मिल जानी थी, अब वो मिल लिया 50 लाख में, करोड़ रुपये में, डिपेंड अपॉन अगला बंदा कितने पैसे मांगता है। तो ये एक बिजनेस है। एनी हाउ, आगे मूव करते हैं जी। हमने पहली गाइडेंस क्या देखी नाम के हवाले से? पहली गाइडेंस ये है कि कौन से नाम नहीं रखने। ठीक है जी, ये सारे वो नाम आइडेंटिकल, इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, एक्सप्लॉइट या ऑफेंड करना, रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी, फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो SCCP ने कहा वह नहीं रख सकते। फिर हमने दूसरी गाइडेंस देखी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए आपको कमीशन से प्रायर यानी पहले परमिशन ले फिर रख सकते हैं नाम। अब आगे देखें रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये जो भी हमने देखा था, अप्लाई रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। आपने नाम सर्च किया, किसी का नहीं है,
आप उसको रिजर्व करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं, मैंने कई दफ़ा अप्लाई करते हैं तो SCCP की ईमेल आ जाती है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, आपको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, SCCP की आपको ईमेल आ जाएगी, कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका नाम हमने रिजर्व कर दिया फॉर 60 डेज। अब उन 60 डेज के अंदर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर करना है SCCP के साथ। अगर आप 60 डेज पर रजिस्टर नहीं करते तो आपकी कंपनी क्या होगी, वो नाम क्या होगा, अब वो रिजर्व नहीं है, दैट विल बी अवेलेबल फॉर समवन एल्स। ठीक है, तो 60 डेज इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए आपका नाम रिजर्व होता है ऑन द पेमेंट ऑफ वेरी नॉमिनल अमाउंट। कैंसिलेशन ऑफ रिजर्वेशन, आप अपनी रिजर्वेशन को खुद से भी कैंसिल कर देते हैं, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। फिर अगर आपकी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए या कमीशन की तरफ से कैंसिल हो जाए तो आप अपील टू द कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। उसने कहा कि नहीं, मैंने आपका नाम रिजर्व करना, यहाँ 60 डेज हो चुके हैं, मैंने आपका नाम जो है उसकी रिजर्वेशन ख़त्म कर दी है, तो आप कमीशन को, यानी जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 2 अथॉरिटीज। SCCP क्या है, इट्स अ बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को रेगुलेट करती है, जस्ट लाइक नादरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंपनीज को रेगुलेट करना है। अब इनके नीचे डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ हैं। टू मेक इट सिंपल मैं कहता हूँ एक कमिश्नर है, उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, AC जिसको कहते हैं, और उसके नीचे होते हैं रजिस्ट्रार्स। आप इसका नाम देखें, रजिस्ट्रार यानी ये वो बंदा जिसने रजिस्टर मेंटेन करना है, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके बाद तमाम कंपनीज का जो इसके इलाके में, इसके रीजन में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, ही यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड, ही इज द रजिस्ट्रार। तो जब हमने नाम रिजर्व करना है तो उसको रजिस्टर कौन करेगा, रजिस्ट्रार अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। और अब वो कंप्यूटराइज हो गया तो सॉफ्टवेयर में रहेगा, यानी किसी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बाद अपील, अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया या आपका नाम रिजर्व था उसको कैंसिल कर दिया ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो उसके फैसले के 30 दिनों के अंदर अब आप कमीशन को अप्लाई करेंगे कि इसने मेरा नाम रिजर्व कर दिया है, यू आर दी हायर अथॉरिटी, काइंडली रिव्यू द मैटर। अब कहता है एन ऑर्डर ऑफ कमीशन शैल बी फाइनल। अब कमीशन ने भी आपका ऑर्डर पास किया कि आपका नाम जो आपने रिजर्व किया था दैट इज कैंसिल। जो रजिस्ट्रार ने कहा स्टैंप लगा दिया कि मेरा भी यही फैसला है। अब आप कहाँ जाएंगे, आप SCCP से निकलेंगे तो अब आपके पास कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे मना कर दिया गया कि आपके पास अब कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। SCCP की जो मसलिहत है कोर्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये SCCP को पता है, ये इसकी डोमेन है, उसने कौन सा नाम देना है कौन सा नाम नहीं देना, इस फैसले को यू कैन नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो कमीशन का फैसला इज द फाइनल। ये इसको कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैम्प कर दिया कि कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी। रजिस्ट्रार ने फैसला नहीं दिया आपके हक में, मैक्सिमम यू कैन अप्लाई टू द कमीशन, कमीशन ने जो फैसला किया दैट इज फाइनल। तो नेम के पॉइंट ऑफ व्यू द सुप्रीम अथॉरिटी इज द कमीशन विच इज SCCP। एग्रीड जी। तो अब आपने नाम रिजर्व करना है। इसके बाद है जी पब्लिकेशन ऑफ नेम। अब आपका नाम रिजर्व हो गया, आपने कंपनी रजिस्टर कर दी। फर्दर अब आपके नाम से रिलेटेड क्या रेगुलेशन है, कहता है पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी। आप जहाँ जाते हो अपना नाम लिखते हो ना, माय नेम इज दिस, अपना फेसबुक पेज अपने नाम से, अपना सोशल मीडिया चैनल्स अपने नाम पे, अपना जहाँ पे भी फॉर्म फिल करते हैं अपना नाम लिखते हैं, गाड़ी पे भी जाते हैं पीछे बड़ा सारा अपना नाम लिख लें, घर के बाहर नंबर प्लेट कि मेरा नाम मशहूर हो जाए। तो SCCP क्या कहते हैं, कंपनी के नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम ऑन बिजनेस प्लेसेस, जितनी भी बिजनेस प्लेसेस हैं आपने उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। अब आजकल मैंने देखा बशीर दारुल माही प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपने बोर्ड के ऊपर मछली वाले ने लिखा हुआ है बशीर दारुल माही प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं वेयर देयर इज द ऑफिस, बिजनेस प्लेसेस जहाँ वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम पब्लिश करना है, जरूर पब्लिश करना है अगर वो कंपनी है तो। कौन सा बिजनेस है जो अपना नाम पब्लिश नहीं कर सकता, सोच के बताइए, आपकी फील्ड से रिलेटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो बिजनेस करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने नाम को अपनी बिजनेस प्लेस के सामने
पब्लिश नहीं कर सकते। कौन सा बिजनेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जिसमें नाम पब्लिश नहीं हो सकता? स्ट्रेंज नहीं है? सोचे जरा, ये क्या स्ट्रेंज सी बात कर रहे हैं। यस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के लिए ICAP की रेगुलेशन है कि आप अपना नाम बड़े बड़े बिन बोर्ड लगा कर नहीं लगाएंगे कि ये KPMG तसीर आदि एंड कंपनी प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये डिलॉइट है, ये EY है। आप अपने दफ्तरों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगा सकते। आपको एडवर्टीजमेंट करने पे, पब्लिकेशन करने पर बंदी लगाई हुई है। आप अखबारों में इश्तिहार नहीं दे सकते, सोशल मीडिया से कैंपेन चला के बिजनेस नहीं ले सकते। Why are you staring at me? बेटा, आपके प्रोफेशन के अंदर ये वैल्यू रखी गई है कि लोग आपको ढूंढ के आपके पास आए, आपको अपना इश्तिहार देने की जरूरत ना पड़े। और ऐसा ही होता है, पीपल यूज टू फाइंड यू वेयर आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और आपके पास खुद आते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट करके बुलाना ना पड़े। यू आर ऑलवेज ऑन द अपर हैंड। जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को एडमिशन के एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, आए जी वो आता है, उसको पानी पिलाते हैं, न्यूज़ पिलाते हैं, फिर उसके साथ निगोशिएशन करते हैं, फिर उसको नखरे उठाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो खुद बेचारा ढूंढ के, ड्रेस ढूंढ के, सर किधर है, मैं इस गली में आ गया हूँ, मैं इस गली में आ गया हूँ, फिर वो पहुँचेगा। पहुँचने के बाद वो आपको कहेगा जी सर बड़ी मुश्किल से आपको ऑफिस मिला, काइंडली मेरा ये काम कर दें। अच्छा ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एडवर्टीजमेंट करने के लिए इस वजह से रोका गया कि आपके प्रोफेशन में इट इज़ नॉट सूटेबल टू यू कि आप लोगों से बिजनेस मांगें। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म? ये लोग क्या करते हैं, मेगा इवेंट्स को अटेंड करते हैं, गोल्फ क्लब, जिम खाना क्लब, इन्होंने यहाँ की मेंबरशिप ली होती हैं, और ये उन टाइम्स पे वहाँ पे जाते हैं जिस टाइम पे कोई और भी बिजनेसमैन अमीर लोग आ रहे हों, उनके साथ गोल्फ खेलें। क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, अच्छा मेरी फॉर्म है, आप ही कंपनी है, ओके किसी दिन चाय पे मिलते हैं, फिर आगे चाय पे मिलेंगे, क्या काम कर रहे हैं, हम बताएं क्या कर सकते हैं। अब फिर हाँ ये काम, अच्छा CFO को भेज दीजिएगा, मैं अपने डायरेक्टर से मिलवा दूँगा। अब वो डायरेक्टर और CFO बात कर रहा है और आप हर दफ़ा गोल्फ खेल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, काम अब नीचे आपको होना शुरू हो गया। दिस इज द बिजनेस डेवलपमेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैक्सिमम कहा गया आप अपना कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं जब आप किसी से मिल रहे हैं ना, तो ये मेरा कार्ड है और उसका कार्ड लें। चाइना में वैसे कार्ड बड़ी तमीज़ से और रिस्पेक्ट से दोनों हाथों से ऑफर किया जाता है कि ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, और उसको बड़ी रिस्पेक्ट से रिसीव किया जाता है। तो आप मैक्सिमम अपना कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको सारा कुछ खुद ना बताना पड़े। आपके कार्ड पे लिखा हुआ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी ये फॉर्म में पीछे लिखा हुआ आपकी ये सर्विसेज है, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वो कार्ड आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा आप किसी अखबार में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भी इश्तिहार नहीं देखेंगे। मैक्सिमम देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंट फर्म को इतना स्टाफ रिक्वायर्ड है। कभी आप देखें चार्टर्ड अकाउंट फर्म ने कहा जी ऑडिट कराना तो हमारे पास आ जाओ, अकाउंट्स बनवाने तो हमारे पास आ जाओ, रिटर्न फाइल कराने तो हमारे पास आ जाओ। कभी कोई ऐसा इश्तिहार देखेंगे ना चार्टर्ड अकाउंट फर्म का, तो मेरे पास जरूर लेके आइएगा। मैंने तो पिछले 15 साल में नहीं देखा। लेकिन वापस आते हैं कंपनी पे। कंपनी को कहा गया आपने हर जगह पे अपना नाम प्रेजेंट करना है। वाई? रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए बेटा, ताकि जो लोग भी इस बिजनेस से कांटेक्ट करें उनको पता चले कि ये कंपनी है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। मैं कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, मैं फर्दे वाहद के साथ डील नहीं कर रहा। ताकि आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट शुड बी अवेयर कि मैंने कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है, कंपनी की इतनी वर्थ है कि कल को मेरे पैसे वापस कर सके या मेरे साथ आगे चल सके, इसकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन जो फर्दे वाहद है, पार्टनर्स, उनके साथ जैसे मर्जी खुल के डील करो, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल लायबिलिटी एंड दैट इज अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी के साथ जब आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो, तो अगर कंपनी है तो आपको पता होना चाहिए भाई अगर कल को इससे पैसे लेने पड़ गए, बंद होगी, तो मुझे पैसे मुझसे कोई नहीं मिलने, जो इसके पास है बस मैक्सिमम वही है। तो इस वजह से कंपनी के नेम को हर जगह पे एग्जिबिट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए रिक्वायर किया गया कि आप जरूर पब्लिश करें, ताकि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, आपके जो बैंकर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज, उनको पता हो ये कंपनी है, कल कोई बंद होगी तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ जी, ACA, FCA, लेकिन वो कार्ड पे लगा था। हाँ बिल्कुल लगाते हैं, ये तो बड़ी प्रेस्टीज वैल्यू होती है, आपके नाम पे ऐसा लिखा हुआ ACA, फिर 10 साल के बाद FCA। हाँ जी,
साइन में नहीं, साइन में ज़रूरी नहीं है, नाम के साथ आता है FCA। जितनी क्वालिफिकेशंस होती है ना, ये कहा गया है कि सबसे लास्ट पे आपने FCA लिखना है या CA लिखना है, बाकी क्वालिफिकेशंस पहले लिखो, लास्ट वन विल बी, कहने के बाद कुछ करने की लोड नहीं है। तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे क्या मतलब? आप CA साथ इंट्रोड्यूस करेंगे जब मैं किसी को इंट्रोडक्शन कराने जाऊंगा अपना, अपनी आपसे नाम बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, माय नेम इज़ मियां ज़िशान, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय प्रोफेशन। CA का सबको नहीं पता होता ना, शॉर्ट एब्रीविएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे ना, जैसे डॉक्टर, डॉक, बाय द वे आई एम डॉक, की डॉक होता है, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, तो आप अपना पूरा बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और जैसे आप बताते हो तो लोग अच्छा है वो मखलूक की 5 करोड़ से 9,000 ने, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। हमें नाम के बारे में नेक्स्ट क्या नॉलेज अपने साथ कैरी करना है, कंपनी के नेम को हमने अपने क्लाइंट को बताना है, जहाँ जहाँ बिजनेस प्लेसेस होंगे आपने उसको पब्लिश करना है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। हमने एडस्किल्स के बाहर नहीं पब्लिश किया हुआ, हम कंपनी के नाम से ऑपरेट नहीं कर रहे, हम कंपनी के एक ब्रांड से ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी का नाम है एडस्किल्स एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बट वी आर ऑपरेटिंग विद द नेम एडस्किल्स सेंटर ऑफ फाइनेंस, ये हमारी एक प्रोडक्ट है। दूसरी प्रोडक्ट है एडस्किल्स इंटरनेशनल, दैट इज सेकंड प्रोडक्ट। तीसरी है एडस्किल्स ट्रेनिंग, दीज आर मल्टीपल ब्रांड। पेप्सी को है ना, उसने जो मरिंडा रखी हुई है, 7 अप रखी हुई है, स्टिंग रखी हुई है, लेकिन है तो पेप्सी कोला ना, पेप्सी को इंटरनेशनल, पेप्सी को इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तो है तो पेप्सी को, लेकिन उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसी तरह हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो मेरा डेयरी फार्म है उसके बाहर मैंने बोर्ड पे लिख कर लगाया हीफर एंड फ्रीजन प्राइवेट लिमिटेड, और उर्दू में भी लिखा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ताकि समवन विल विजिट योर ऑर्गेनाइजेशन को पता हो इसका कंपनी का स्टेटस है। तो हम ओनर्स के साथ डील नहीं कर रहे, हम आज कंपनी के साथ डील करने आए हैं, तो इनके साथ जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगी उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, क्योंकि कंपनी का पर्सन, हाँ, जिसके साथ बात कर रहे हैं वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हमारे अब्बा से को मिलना है, अब्बा काम पे गए हुए हैं, तो उसकी जगह अम्मा घर मिलेगी, कोई बहन भाई चाचू मामू ताया मिलेंगे ना जी, वो सर्वर साहब से मिलना है, खैर मेरे अब्बा का तो इंतकाल हो गया, सर्वर साहब से मिलना है जी, मैं उनका बेटा हूँ जी, बताएं क्या कहना है, ये काम है। तो मैंने अपने अब्बा को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, वो नहीं है लेकिन रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जब कोई कंपनी के साथ डील करने आ रहा है ना, उसने बातचीत कंपनी से करनी है, लेकिन कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने होगा जी, आई एम GM ऑफ दिस कंपनी, आई एम CFO दिस कंपनी। तो जब आप बीइंग अ CFO से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ईमेल्स एक्सचेंज कर रहे होंगे उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा होगा। तो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपनी डीलिंग नहीं कर रहे, आप कंपनी के बिहाफ पे डीलिंग कर रहे हैं। इसलिए कंपनी के नाम को एग्जिबिट करने के लिए कहा गया कि जब कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता चल जाए दिस इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसलिए नाम को आपने एग्जिबिट करना है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट इन इनकॉर्पोरेशन। आपकी जेब में क्या होता है, एवरी टाइम कहा जाता है कि अपना CNA से रखें। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपके HR आपको कहते हैं अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करें। वहाँ का लोकल आपको एम्प्लॉय कार्ड भी मिल जाता है, आपका पासपोर्ट भी होता है और आपका नाइकॉप भी होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपकी पहचान है। जब तक आपको वहाँ का लोकल कार्ड ना मिल जाए, रेजिडेंशियल कार्ड ना मिल जाए, तो आपकी अपनी शनाख्त अपने पास कैरी करनी होती है। व्हेन समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आस्क यू हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपनी शनाख्त दिखाते हो कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। इसी तरह जो भी कंपनी का ऑफिस है वहाँ पे आप देखेंगे पीछे उनके रिसेप्शन में किसी मेन जगह पे इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा होगा। ये कंपनी इस तरीके को बनी, इसका ये नाम है, इसका ये ID नंबर है। हर कंपनी का यूनिक नंबर होता है जो SCCP ऑफर करता है। आपका शनाख्ती का नंबर है, इनका कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है। तो हर कंपनी का यूनिक कंपनी नंबर है, वो उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लगा होता है। A4 साइज का डॉक्यूमेंट होता है। तो कंपनीज ने क्या, कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या, इसको लगाएं, वो इसको फ्रेम करा के किसी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर हैंग कर देते हैं। दिस इज द सेकंड एविडेंस कि ये कंपनी बनी है, इस दिन बनी है, इस डेट को बनी है, और ये उसका नंबर है। कल को जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं तो आपको पता तो हो ना, SCCP को कल को किसी को बताना किस कंपनी से डील किया, आप कहते हैं कि मैंने मास्टर वालों से डील किया। अच्छा, मास्टर की तो 10 कंपनी है, मास्टर की कौन सी एंटिटी से डील किया, तो फिर आप उसका कंपनी नंबर बताते हो कि मैंने मास्टर की इस कंपनी के साथ डील किया। अच्छा, उसके साथ आपके मामला चल रहे हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या बताता है, उसकी शनाख्त कि इसकी लीगल हैसियत क्या है, लीगल स्टेटस क्या है,
वो कहा गया है कि जो भी आपकी बिजनेस प्लेस है वहां पे हैंग करें उसको, सो दैट द पर्सन, द इंडिविजुअल, द बिजनेस हु इज इंटरेक्टिंग विद यू, दे शुड नो योर वैलिड कंपनी नंबर। फिर कहता है जी नेम एंड पार्टिकुलर्स। नेम क्या है कंपनी का, लेट्स सपोज एडस्केस एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। पर्टिकुलर्स क्या है, इसका फोन नंबर, इसका ईमेल आईडी, इसका एड्रेस, इसकी वेबसाइट, ये इसके पर्टिकुलर्स हैं। कहता है ये ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लेटर हेड्स हो सकते हैं आपके, इनवॉइसेस हो सकती हैं आपकी, रसीदें हो सकती हैं, इसके अलावा आपके कोटेशंस हो सकती हैं। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, आपकी किसी भी एंटिटी के, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, नेम और पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में और भी चीज़ें हैं, लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देते हैं। फिर FBR कहता है कि अपना सेल टैक्स नंबर भी लिखो, जब विद होल्डिंग टैक्स काट रहे हो तो अपना इनकम टैक्स नंबर भी लिखना होता है, वो FBR की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कहता है नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस। जब आप नोटिस ऑफर करें उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर्स होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट किसकी तरफ से आया। अगर आप डिस्प्ले नहीं करते तो कहते हैं फिर आपको पेनल्टीज होंगी, फाइन होंगे। तो तीसरी बात हमें पता चल गई, पहली बात कौन से नाम नहीं रखने, दूसरी बात किन नामों के लिए SECP की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है, एंड थर्ड वन पब्लिकेशन ऑफ द नेम, एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेम इज, कहते हैं जी रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। आपके नाम में कोई गलती है या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो जरा सोच के बताइए आप अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जब नाम रखा था तो रजिस्ट्रार को अप्लाई किया था, तो चेंज करना है तो उसे रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे CNIC बनवाया तो नादरा से कांटेक्ट किया, वहाँ पे फॉर्म फिल किया, अगर अपने नाम को, मैरिटल स्टेटस को, किसी पर्टिकुलर को चेंज करना है तो दोबारा नादरा के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह जब रेक्टिफिकेशन करानी है तो रजिस्ट्रार कैन इशू ऑर्डर टू रेक्टिफाई नेम। जिसने पहले नाम रखा था वही आपका रेक्टिफाई भी कर सकता है। इन केस ऑफ डिफेक्टिव नेम, डिफेक्टिव नेम से क्या मुराद होगा, वो जो पीछे 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, नाम एक दफ़ा आपका बन गया, एलोकेट हो गया, बाद में रजिस्ट्रार को पता चला या SECP को पता चला यार ये नाम तो डिसेप्टिव है, ये तो रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी का नाम है, ये तो किसी फॉरेन स्टेट का नाम था, गलती से इसको रजिस्टर कर लिया गया, या आपके एंड पे को स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, तो दोनों केसेस में हम कहेंगे ये नाम क्या है, दिस इज द डिफेक्टिव नेम। तो डिफेक्टिव नेम को चेंज करना या रेक्टिफाई करना, इसका ऑर्डर कौन पास करेगा, रजिस्ट्रार, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले उस बंदे को बुलाया जाएगा कि आपके नाम में ये मसला है, हम आपका नाम चेंज करने जा रहे हैं, आपको कोई इतराज, अब वो अपना रिटर्न जवाब देगा, तो उसके जवाब के बाद रजिस्ट्रार ऑर्डर पास करेगा अगर वो खुद से उसका नाम चेंज करने जा रहा है तो। दूसरा पॉइंट, कंपनी शैल रेक्टिफाई नेम विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर। कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना है जब रजिस्ट्रार की तरफ से अप्रूवल आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नाम चेंज कर दिया, आज बाय ABC कंपनी लिखा हुआ था, गुजरने वाले ने देखा ये तो ABC कंपनी का ऑफिस है, अगले दिन देखा बाकी सब कुछ सेम है, ABC की जगह XYZ लिखा गया, लोगो भी वही है, एड्रेस भी वही है, नाम नंबर भी वही है, सिर्फ ABC की जगह XYZ लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, कहता है आगे जाके बताता है अभी, इफ द कंपनी फेल्स टू रेक्टिफाई, अगर कंपनी 30 दिनों में नहीं रेक्टिफाई किया, द रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर अ न्यू नेम सेलेक्टेड बाय हिम। पहले तो वो कंपनी को कहेगा भाई आपके नाम में डिफेक्ट है, चेंज कर लो, कंपनी ने उसके ऑर्डर से 30 दिनों के अंदर अंदर चेंज करना है, अगर वो नहीं चेंज करता तो फिर रजिस्ट्रार की मर्जी, वो आपका नाम अपनी मर्जी से रख के चेंज कर देगा और आपको इशू करेगा इन कॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम, नया डॉक्यूमेंट इशू कर देगा, अब आपका आज से ये नाम है, यानी नया शनाख्ती कार्ड समझ में आ गया कंपनी का, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ह्यूमंस बर्थ होती है ह्यूमंस की, कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन होती है। इनकॉर्पोरेशन मतलब मार्ज वजूद में कैसे आती है, किसी लीगल प्रोसेस के जरिए आती है, उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। चेंज ऑफ नेम हो गया जी, अब क्या कहते हैं, थर्ड क्या है जी, कहते हैं अगर देखिए रजिस्ट्रार ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है जी, हम आपका नाम क्यों ना चेंज करें, आपको
आपने जवाब दिया, कंपनी का रजिस्ट्रार कहता नहीं जी अब आपको चेंज करना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर आप चेंज करें। अब आपके पास 30 दिन है जिसके अंदर आपने नाम चेंज करना है। अगर 30 दिन में आपने नाम चेंज ना किया, रजिस्ट्रार से नए नाम की अप्रूवल ना ली, 30 दिन गुजरने के बाद रजिस्ट्रार विल हैव द पावर कि वो खुद से आपका नाम कोई भी तजवीज़ करके रख दे और आपके नाम से फिर नया लेटर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में मेल कर देगा, ये आपका सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन है, अब आप आज से ये नाम यूज़ करेंगे, अब आपका नाम हमने तब्दील कर दिया। दिस इज थर्ड पॉइंट। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है? चेंज ऑफ नेम वाला, रिटन परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार रिक्वायर्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है जी, थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? फैसला, मुझे तो उर्दू भी लिखने भूल गई, ये मैंने सही लिखा फैसला? तकरीबन सही लिख दिया। फैसला किसकी तरफ से? बाय शेयर होल्डर्स। जो ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनका फैसला होगा, उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। अभी जाके हम इंशाल्लाह इसको सीखना डिटेल में। यानी सारे शेयर होल्डर्स बैठेंगे, उनसे पूछा जाएगा जी नया नाम क्या रखें, उनकी तजवीज़ से, उनकी मशावरत से जो मेजॉरिटी फैसला कर देगी कि ये नाम ठीक है, ये नाम रख दें, तो उनके फैसले की बुनियाद पे नाम चेंज होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन इसको कहते हैं। अच्छा जी, तीसरा, अप्लाई टू रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन अप्रूवल अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब रजिस्ट्रार को आपने साथ में वो शेयर होल्डर्स का फैसला, रिटन फैसला भी बताना है, और एंड ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में भी हमने सीखना है। मेमोरेंडम क्या होता है? कि कंपनी का याददाश्त का डॉक्यूमेंट है जिसमें वो इन राइटिंग लिखते हैं ये कंपनी क्यों बनी थी, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये हम इंशाल्लाह इसको बनाना सीखेंगे, हमारे लेटर लेक्चर्स में आ जाएगा। तो आपने अपना मेमोरेंडम भी चेंज करना है। उस मेमोरेंडम में लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है। अब चूँकि नाम चेंज हो गया तो मेमोरेंडम के ऊपर भी वो चेंज इन नेम आप मेंशन करेंगे, ये नया नाम है। तो आपने अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को टू ऑब्टेन द अप्रूवल, इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू नेम, वो आपको कर देगा, ये लीजिए अब आपका नया नाम ये है। कहता है अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, ऊपर तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जब आप नाम से ABC से XYZ पे आए हो तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। कहता है अप्रूवल रिक्वायर्ड कब नहीं है? द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार शैल नॉट रिक्वायर्ड इफ द ओनली चेंज इन द एडिशन और डिलीशन ऑफ प्राइवेट और सिंगल मेंबर कंपनी और लिमिटेड और गारंटेड लिमिटेड और अनलिमिटेड एज द केस में बी अपॉन द चेंज इन द स्टेटस ऑफ कंपनी। देखें बेटा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है अगर आपकी कंपनी का नाम है ABC PVT लिमिटेड, चलें इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, SMC सिंगल मेंबर कंपनी PVT LTD ये नाम है। अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं XYZ SMC PVT LTD ये नाम रखना चाहते हैं, यानी ABC से आपने XYZ पे जाना है, तो अब आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम था ABC कितने गई सी SMC सिंगल मेंबर कंपनी PVT LTD, अगर आपका ये नाम था, अब आप सिंगल मेंबर से बन गए 2 मेंबर, एक नया शेयर होल्डर ऐड कर दिया, तो अब आपकी कंपनी की टाइप चेंज हो गई है। अब आपका नाम क्या होगा? PVC ABC प्राइवेट लिमिटेड। कहता है इस केस में जब आप सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी का नाम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं SMC, अब आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब नाम चेंज कर रहे हैं तो अप्रूवल की ज़रूरत है, जब कंपनी की टाइप चेंज कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं।
लास्ट स्लाइड जी आज की, ये भी देख लें। अफेक्ट, नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। कहता है जी मेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कंपनी का नाम चेंज होगा मेंशन ओल्ड नेम विद न्यू नेम, नए नाम के साथ पुराना भी लिखे, ताकि जो जिन लोगों के साथ आप ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, बिजनेस मैटर्स डील कर रहे थे, उन लोगों को पता चल जाए कि इसका ये पुराना नाम था, अब ये नया नाम है, ताकि वो किसी धोखे में ना आए, परेशान ना हो, पैनिक ना हो। कब तक? फॉर 90 days ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 90 दिन तक, 3 महीने तक, आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑन एवरी डॉक्यूमेंट और नोटिस। 90 दिन तक उन्होंने पुराना नाम साथ कैरी करना है, उसके बाद अब पुराना नाम कैरी करना छोड़ दें। 90 दिन की प्रोविजन क्यों रखी गई? ताकि 90 दिन इज अ टाइम पीरियड जिसमें जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो किसी न किसी तरह से बिजनेस से, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ट्रांजैक्शन करती हैं, लेन देन के मामला करती हैं, बिजनेस मैटर्स को डील करती हैं, तो 90 दिनों के अंदर दे शुड नो कि इसका ये पुराना नाम था, अब ये नया नाम है। अगर लोग 6-6 महीने 7 साल बाद कंपनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन द कंपनी, तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 3 महीने का टाइम रखा गया, 3 महीने तक पुराने नाम के साथ नया नाम लगाएं। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी नो अफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग। पहले केस था, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर ABC नाम था, ABC का केस चल रहा था मिस्टर जिशान के साथ, अब ABC का नाम चेंज हो गया XYZ, तो क्या आप दोबारा केस करना पड़ेगा? आंसर इज नो। कहते हैं जी नो इफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। आप अपना नाम बदल लें, मैं भी अपना नाम बदल सकता हूँ, मैं जिशान से अपना नाम फरहान रखता हूँ, सर फरहान की मोहब्बत में, तो क्या जिन लोगों को मैंने पहले कर्जा देना था अब वो ख़त्म नहीं खत्म हुआ? तो नाम चेंज करने से कहते हैं आपका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। द चेंज ऑफ द नेम शैल नॉट अफेक्ट, किस पे? राइट्स, जो आपको पैसे मिलने हैं, जो मामला था आपके हक में, ऑब्लिगेशन जो आपने पे करने हैं, एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी ने किया हुआ किसी पे केस या कंपनी पे केस हुआ हुआ है, उसके ऊपर नाम चेंज होने का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमने बेटा 6 लर्निंग आउटकम सीखे। नंबर 1, कौन से नाम या वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। नंबर 2, कौन से नाम या वर्ड्स ऐसे हैं जिसके लिए पहले SACP से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नंबर 3, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नंबर 4, डिफेक्ट रिमूव कैसे करना है। नंबर 5, नया नाम जब रखना है तो कहाँ कहाँ पे साथ यूज़ करना है, उसकी प्रोविजंस क्या है और क्या पड़ा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, चेंज ऑफ नेम से आपकी बिजनेस स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह यहाँ से